हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा है कि आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का वो सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारा क्वेश्चन पिछले 10 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल से कम पढ़ाई भी करते हो तो कम पढ़ाई में आपको 400 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, देखो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि वो भी कम पढ़ाई में अच्छे नंबर ला सके। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के जस्ट साइड में आपको दिख जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन 2014 और 2022 में पूछा गया है, तो ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सरल है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लिखा है, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं और इधर वाले को उत्पाद कहते हैं। उत्तर में वही कह रहा है, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ये तत्व है और परमाणुओं की संख्या जो बराबर हो कह रहा है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो अभिकारक में 4 है तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। और अभिकारक में देखो ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो उत्पाद में कितनी होनी चाहिए? उधर भी 2 होनी चाहिए। तो टोटल यहाँ पर समीकरण में एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है 2H2 + O2 एरो 2H2O, यानी कि इधर हाइड्रोजन संख्या 4 है और ऑक्सीजन संख्या 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यानी कि क्या कह रहा है? दोनों तरह अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या है? बराबर है। तो उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप उदाहरण के माध्यम से पढ़ के याद करोगे तो शादी के बाद भी याद रहेगा। मतलब कहने का मतलब आप भूल नहीं पाओगे, तो एग्जाम में आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तो इस तरह आप याद करना। तो इसी में एक और अगला प्रश्न जोड़ा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो आप लिखोगे तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना, यानी कि आधे लाइन से लिखना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो। तो जितना नंबर करेगा उतना नंबर मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सरल है, आप एक बार 2 बार पढ़ के याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। जैसा कि ये क्वेश्चन 2013 और 2021 में पूछा गया है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसका आंसर भी बहुत ही ज़्यादा सरल है। देखिए, लिखिएगा आंसर में, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर लिखा है जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं और इधर वाले को उत्पाद कहते हैं। तो इसका आंसर वही लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तो एक अभिकारक ये हुआ, दूसरा अभिकारक ये हुआ, दोनों मिलकर क्या कर रहा है? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, एक बात याद रखना, संयोजन अभिक्रिया में जुटकर एकल उत्पाद का निर्माण होता है और वियोजन में टूटकर। आगे वियोजन भी पढ़ेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है CaO + CO2 एरो CaCO3, यानी कि 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल है और 2013-2021 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए, ये लिखा है। तो इसका आंसर देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल है। लिखा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक जुटकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। समीकरण वही है, सेम उल्टा सिर्फ हो गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है CaCO3, यानी कि एकल अभिकारक है
और दोनों क्या हुआ है, टूट गया है, तो हो गया है CaO प्लस CO2। तो वियोजन अभिक्रिया में टूटता है लेकिन संयोजन अभिक्रिया में जुटता है। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप बोल दीजिएगा, बोलिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस फॉर्मूला वही लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा सरल है, लिखिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के उसके विलयन से विस्थापित कर दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ के सुनाते हैं। लिखा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के उसके विलयन से विस्थापित कर दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस CO। देखो यहाँ पर था CuSO4 लेकिन इधर क्या हो गया, FeSO4, क्योंकि कॉपर की तुलना में लोहा अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, तो वहाँ पर क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ पर उत्तर में लिखा है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के उसके विलयन से विस्थापित कर दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर Fe कर दिया, किसको विस्थापित, Cu को। नहीं तो दोस्तों एक और तरीका मैं बता देता हूँ, अपने तरीके से आप याद रखिएगा, बोलिएगा। जब एक खुशहाल जिंदगी में कोई तीसरा आता है और उसके दिल में अपना जगह बनाकर पहले वाले को लात मार के बाहर कर देता है उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा सरल है, परिभाषा में ये लिखिएगा, ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम में आप ये जाकर लिख दीजिएगा, नहीं, ये नहीं, बस याद करने के लिए हम बता दिए तरीका। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में यही चीज़ लिखना। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के उसके विलयन से विस्थापित कर दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में है Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस CO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दे। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया दोस्तों, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा सरल है। देखिए, लिखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए पदार्थ बनते हैं। देखो दोस्तों, किसी के बीच अगर आदान प्रदान होगा तो वो कुछ ना कुछ नया तो बनेगा ही, तो उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, नहीं, उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बस लिख दीजिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए पदार्थ बनते हैं उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण में लिखा हूँ Na2SO4 प्लस BaCl2, लेकिन यहाँ पर था NaSO4, तो इधर क्या हो गया, BaSO4 प्लस 2NaCl। आयनों का क्या हो रहा है, दोनों में आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर था Na2SO4, इधर हो गया BaSO4, तो क्या हो गया, आयनों का आदान प्रदान हो गया तथा कोई ना कोई नया पदार्थ बना, तो उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। देखो, अभी तुरंत हम पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो दोनों में अंतर पूछ दिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा लिखेंगे और उसका उदाहरण लिखेंगे, और द्विविस्थापन अभिक्रिया का पैराग्राफ चेंज करके परिभाषा लिखेंगे और उसका भी उदाहरण लिख देंगे, तो हो गया दोनों में अंतर स्पष्ट। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या पढ़े थे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के उसके विलयन से विस्थापित कर दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में था Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस CO, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का था। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का लिख देंगे पैराग्राफ चेंज करके, यानी कि आधे लाइन से लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl, तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। ठीक है, 2020 में पूछा है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आराम से पढ़ के याद कीजिएगा। देखो दोस्तों, अगर आप उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हो तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, और बहुत दिन तक याद भी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। ये क्वेश्चन भी 2012 और 2014 में पूछा गया है, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसका भी आंसर बहुत ही ज़्यादा सरल है, लिखिएगा आंसर में, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर आयरन सल्फेट से आयरन विस्थापित हो जाता है और विलयन का रंग बदलने लगता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो उदाहरण में, ये जिंक है और ये क्या है, FeSO4, ये आयरन सल्फेट है। अब डालेंगे हम जिंक को आयरन सल्फेट में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आयरन विस्थापित हो गया, यहाँ पर हो गया ZnSO4, तो क्या हो गया, आयरन को विस्थापित कर दिया तो उसका रंग बदलने लगता है। देखो दोस्तों अगर कोई भी चीज़ विस्थापित हो जाता है और उसके जगह पर कोई दूसरा चीज़ आएगा तो उसका रंग तो ऑटोमेटिक है कि बदलेगा, ठीक है। तो वही बस आंसर में लिखिएगा, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर आयरन सल्फेट से आयरन विस्थापित हो जाता है और विलयन का रंग बदलने लगता है। बहुत ही ईजी है, तो आप लिखिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से, तो बहुत ही नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी बहुत ही ज़्यादा सरल है, लिखिएगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। देखो दोस्तों यहाँ तक तो प्रश्न ही है, ठीक है, प्रश्न भी वही बात लिखा है, जब लोहे की, लिखिएगा उत्तर में, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यहाँ तक तो प्रश्न ही है, ठीक है, क्योंकि कॉपर की तुलना में लोहा अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है जो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसीलिए विलयन का रंग बदलने लगता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। इसका उदाहरण देखो लिखा है, Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu। तो यहाँ पर देखिए क्या कर दिया, कॉपर की तुलना में लोहा अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, यहाँ पर देखो लिखा है, इसमें उत्तर में लिखा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर ये लोहा है, ये कॉपर है, तो इसके कॉपर की तुलना में लोहा अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। और यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर था CuSO4, तो लोहा तो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, तो यहाँ हो गया FeSO4, यहाँ पर +Cu है, यानी कि कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। बस वही चीज़ वहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर शुरू से पढ़ते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि कॉपर की तुलना में लोहा अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ पर वही बात लिखा है, जो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसीलिए विलयन का रंग बदल जाता है। देखो दोस्तों कोई भी चीज़ अभी विस्थापित, हम थोड़ा देर पहले बताए थे, कोई भी चीज़ विस्थापित होता है और उसके जगह पर कोई दूसरा चीज़ आता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, ठीक है। बस वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप शुरू से पढ़ोगे, उदाहरण के माध्यम से पढ़ोगे तो आराम से याद होगा भाई, और बहुत दिन तक याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर भी बहुत ही ज़्यादा सरल है। आंसर में आप लिखिएगा, जब 2 विलयन को मिलाया जाता है, कितने विलयन को, जब 2 विलयन को मिलाया जाता है। तो देखिए एक विलयन ये हुआ, दूसरा विलयन ये हुआ, तो यही लिखा है, जब 2 विलयन को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। किनकी अभिक्रिया से, जब 2 विलयन को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से एक श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं, या तो एक शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं कि जिन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका उदाहरण भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर उदाहरण लिखा है कि NaCl + AgNO3 एरो AgCl + NaNO3। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो आप इसे 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर भी बहुत ही ज़्यादा सरल है, लिखिएगा आंसर में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, उदाहरण मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। देखो इसमें ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। यहाँ पर लिखा है CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2O प्लस ऊर्जा। तो क्या हो रहा है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, तो ये मेरा लो डिवाइस है थोड़ा फ़ोन का, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बन पाता है। आप सब सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, लेकिन पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर को क्लियर कर देंगे और कल आए उसके बाद परसों आएगा सेकेंड चैप्टर का, ठीक है। तो चैप्टर वाइज चैप्टर आएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो भाई, जितना कर सकते हो। सभी विषय का आ रहा है धीरे धीरे, कम पढ़ाई में 400+ नंबर लाना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।